दोस्तों, भारत के ये रहस्यमयी मगर सच्चे किस्से भले ही विश्व प्रसिद्ध रहे हों, लेकिन इन घटनाओं के पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि भारतवर्ष में हुई या हो रही ये घटनाएं वाकई हैरान करने वाली हैं। मगर इन घटनाओं की जानकारी पाने से पहले अगर आप अनफिक्शन को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा कि आगे भी ऐसी रोचक जानकारियां मैं आप सब तक पहुंचाता रहूं। पहला किस्सा है प्रहलाद जानी का, जो केवल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चर्चा और शोध का विषय रहे। 1929 में गुजरात में जन्मे प्रहलाद जानी 1940 से 70 सालों तक बिना खाए और बिना पानी पिए जिंदा रहे और 1940 में उनकी उम्र महज 11 साल की थी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने 2003 और 2010 में सीसीटीवी कैमरे की मदद से प्रहलाद जानी पे लगभग 15 दिन 24 घंटे नजर रखी। उनके कई मेडिकल टेस्ट हुए, यहां तक कि आसपास के पेड़ पौधों की भी जांच की गई, लेकिन मेडिकल टेस्ट में सब कुछ सामान्य था। वैज्ञानिक इस पहेली को नहीं सुलझा पाए। लोग बताते हैं कि चुनरी वाली माता के नाम से प्रसिद्ध प्रहलाद जानी ने मलमूत्र त्यागने जैसी दैनिक क्रियाओं को भी योग के जरिए रोक रखा था। कुछ किस्सों में विज्ञान भी विफल हो जाता है। 26 मई 2020 को 90 वर्ष की आयु में प्रहलाद जानी का निधन हो गया। महान सम्राट अशोक के 9 रहस्यमयी रत्न आज भी विश्व के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माने जाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की जानें गई थीं और उसके बाद ही सम्राट अशोक ने अपने 9 रहस्यमयी रत्नों का एक गुट बनाया था। ये 9 के 9 विशेष लोग काली माता के उपासक बताए जाते हैं। ये सभी रत्न अपने अपने विषयों में माहिर थे और उस विषय का अपार ज्ञान रखते थे। युद्ध कौशल से लेकर विज्ञान और समाज शास्त्र जैसे विषयों में पारंगत इन 9 रत्नों का राजकाज में बड़ा योगदान बताया जाता है। यहां तक कि इनमें से कई रत्नों की मुलाकात उस वक्त रोम के पोप सिल्वेस्टर द्वितीय से भी बताई जाती है, जब पोप भारत आए थे। कहते हैं कि पोप सिल्वेस्टर द्वितीय सम्राट अशोक के इन 9 रत्नों से बहुत कुछ सीख कर गए थे। तो क्या ये भारत में 9 रत्नों का गुप्त समाज ईसाइयों की सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी जैसा ही था? आज भी सम्राट अशोक के इन 9 अनजाने रत्नों के बारे में किसी के पास भी पूरी जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ के कंकेर जिले में चरामा नाम के कस्बे में कुछ प्राचीन गुफाएं हैं। इन गुफाओं के पत्थरों पर एलियंस जैसी दिखने वाली कुछ आकृतियों के चित्र मिले हैं। पुरातत्व विशेषज्ञ जे.आर. भगत बताते हैं कि प्राकृतिक रंगों से बने इन असाधारण चित्रों में कुछ आकृतियों की नाक और मुंह नहीं है और वो बिल्कुल एलियंस जैसे दिखते हैं। कुछ चित्रों में 3 पैर वाले एक यान जैसी भी आकृति है। भगत बताते हैं कि लगभग 10,000 साल पुराने ये चित्र एलियंस या यूएफओस के हो सकते हैं। तो क्या 10,000 साल पहले भी एलियंस या परजीवियों के बारे में लोगों को जानकारियां थीं? इन चित्रों के विश्लेषण के लिए अमेरिकी एजेंसी नासा से भी मदद मांगी गई थी, मगर इन चित्रों को पक्के तौर पर आज तक न तो कोई समझ पाया है और न ही समझा पाया है। सन 1975 में हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में आए एक भूकंप में एक 500 साल पुराना मकबरा निकलकर बाहर आया। गांव था ग्यू और यह मकबरा था लामा सांगा तेंजिन का। 2004 में सांगा तेंजिन के शरीर को स्थानीय प्रशासन की मदद से बाहर निकाला गया। सब ये देखकर हैरान थे कि बैठी हुई अवस्था में मिली इस मम्मी के सर के बाल, नाखून और शरीर की त्वचा आश्चर्यजनक रूप से अखंड और सुरक्षित स्थिति में थे। शरीर के गले और जांघों में एक रस्सा लिपटा था जो कि किसी अनोखी प्रथा की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन शोधकर्ताओं को सांगा तेंजिन के शरीर पर रासायनिक या केमिकल ममीकरण के कोई निशान नहीं मिले। ये एक चौंकाने वाली बात थी। आखिर सांगा तेंजिन का मृत शरीर इतनी सुरक्षित अवस्था में कैसे था? अटकलें हैं कि सांगा तेंजिन ने प्राण त्यागने से पहले अपने साथी भिक्षुओं को अपना नेचुरल ममीफिकेशन करने का हुक्म दिया था।
प्राकृतिक ममीकरण एक बहुत ही रहस्यमयी, दुर्लभ और कठिन प्रक्रिया मानी जाती है, जिसकी जानकारी आज शायद किसी को भी नहीं है। ग्यू गांव के लोग आज भी सांगा तेंजिन को द लिविंग बुद्धा मानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी पक्षियों को आत्महत्या करते सुना है? क्योंकि आसाम के जतिंगा नाम के गांव में कुछ ऐसा ही होता है। इस गांव में बरसात के महीने में कई 100 पक्षी बांस के पेड़ों से टकराकर अपनी जान गंवा देते हैं। टाइगर बिटर्न, लिटिल ईग्रेट और पॉन्ड हेरन जैसी प्रजातियां जो उड़ने में और रास्ता ढूंढने में माहिर मानी जाती हैं, उनका हर साल ऐसी घटना का शिकार होना आज तक एक रहस्य बना हुआ है। क्या केवल गुमराह होना और कोहरा इस हादसे की वजह है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। उत्तराखंड के चमोली जिले में है रूपकुंड नाम का एक तालाब। सर्दियों में इस तालाब का पानी जमा हुआ रहता है, लेकिन जब गर्मियां आती हैं तो एक विचित्र दृश्य लोगों को चौंका देता है। बर्फ के पिघलते ही रूपकुंड में कई नर कंकाल नजर आने लग जाते हैं। और भी कई चीजें दिखाई देती हैं, जैसे लोहे के भाले, चमड़े से बनी चप्पलें, अंगूठियां और लकड़ी से बनी कुछ चीजें। ये कंकाल कहां से और कैसे इस कुंड में आए, ये आज तक कोई नहीं बता पाया है। सन 2003 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम को कुल 30 कंकाल मिले और कुछ पे तो मांस और खाल भी थी। 9वीं शताब्दी में असल में यहां क्या हुआ होगा, ये शायद कोई कभी जान नहीं पाएगा। हैदराबाद के असफ जाह राजवंश के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली अपने गहनों और बेशकीमती हीरे जवाहरातों के संग्रह के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। यहां तक कि सन 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर शख्स का खिताब भी दिया था। लेकिन 1967 में मीर उस्मान अली खां की मौत के बाद उनके पूरे खजाने का पता किसी को भी नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि सारा खजाना रिश्तेदारों ने लूट लिया, जबकि कुछ मानते हैं कि वो खजाना आज भी हैदराबाद के कोठी पैलेस में किसी गुप्त जगह छुपा हुआ है। भारतीय सरकार ने उस खजाने का एक अंश मात्र जब्त किया था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से अंश की कीमत आज करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर कुलधरा नाम का एक गांव है। आज लोग इसे भूतों का गांव मानते हैं, क्योंकि यहां कोई नहीं रहता है। कहते हैं कि लगभग 100 साल पहले इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन वो सभी यहां के दुष्ट शासक सलीम सिंह के अत्याचारों, क्रूरता और इस गांव पर उसके द्वारा लगाए गए भारी लगान से त्रस्त थे। लोग बताते हैं कि एक दिन अचानक कुलधरा के 1500 लोग गांव छोड़कर चले गए, और जाते जाते वे सभी इस गांव को एक श्राप भी दे गए कि इस गांव में जो भी बसेगा उसकी मौत हो जाएगी। शायद इसी कारण से आज कुलधरा गांव वीरान पड़ा है। आज भी इस गांव में रात में रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता है। नाना साहेब पेशवा 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, और उन्होंने 1857 में कानपुर से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला था और कानपुर पे कब्जा भी जमा लिया था। लेकिन कुछ दिन पश्चात हुई कानपुर में नाना साहेब की हार के बाद उनका कोई पता नहीं चला, और नहीं पता चला उस खजाने का जिसे उन्होंने और उनके साथी विद्रोहियों ने अंग्रेजों से लूटा था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहेब की मृत्यु 1857 में मलेरिया के बुखार से हो गई थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों की माने तो नाना साहब भागकर नेपाल चले गए थे और खजाने के बदले नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा के यहां सपरिवार शरणार्थी हो गए थे। कुछ तथ्य इशारा करते हैं कि नाना साहब तटीय गुजरात के सीहोर में दयानंद महाराज के रूप में रहे, जबकि केवी बेलसरे की किताब में लिखा है कि नाना साहब उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पास
नैमिषारण्य या नीमसार में अपनी मृत्यु तक रहे। ब्रिटिश काल से लेकर आज तक नाना साहेब और उनका वो खजाना एक रहस्य बना हुआ है।